हेलो बच्चों। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में समझा था, प्रोग्रेशन में और सीक्वेंस में डिफरेंस देखा था और सीरीज के बारे में समझा था, सीरीज क्या होती है। आज हम एपी को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था। हमने बताया था एक खास तरीके का प्रोग्रेशन होता है, खास तरीके का सीक्वेंस होता है जिसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका पहचान थी फर्स्ट टर्म अगर ए है तो नेक्स्ट टर्म आपकी ए प्लस डी होती थी, फिर उससे नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2 डी होती थी, उससे नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3 डी होती थी। इस तरीके से आप बनने वाली जो सीरीज है, या ये सीक्वेंस कहिए, सीरीज तो प्लस लगा के बनती है, बनने वाली जो सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है, इसको हम एपी कहते थे बच्चों। ये इसकी पहचान थी। इसमें ए को बोलते थे फर्स्ट टर्म, और बच्चों डी को बोलते थे यहां पर कॉमन डिफरेंस। और पहचान ये थी कि अगर फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करें तो सेकंड टर्म बनेगी, सेकंड टर्म में डी को ऐड करें थर्ड टर्म बनेगी, थर्ड टर्म में डी को ऐड करें फोर्थ टर्म बनेगी। देखो, फर्स्ट टर्म में डी को ऐड किया, सेकंड टर्म बनी, सेकंड टर्म में डी को ऐड किया, थर्ड टर्म बनी, थर्ड टर्म में डी को ऐड किया, फोर्थ टर्म बनी। इस तरीके से ये टर्म्स बनती चली जाएगी। अब यहां से सबसे जरूरी फॉर्मूला इसमें एक तो nth टर्म का, ए एन, nth टर्म। मान लीजिए आपको फोर्थ टर्म निकालनी है या फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक तो ये फॉर्मूला जरूरी आपको याद होना चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला, मान लीजिए इस सीरीज को सम कर दिया जाए, या ये कह लीजिए इस सीक्वेंस का सीरीज बना के उसका सम कर दिया जाए, तो उसका एन टर्म्स का जो सम आएगा वो आता था n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ये आता था बच्चों। और इसमें फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते थे, a प्लस एल और इंटू में बाहर n/2। ये सीरीज का जो सम का फॉर्मूला था, ये दो फॉर्मूले हैं। यहाँ पे पहला फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला बच्चों n/2 a प्लस एल। a फर्स्ट टर्म और l होती थी लास्ट टर्म। तो अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो उससे भी आप उसका सम निकाल सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म से आप उसको यूज करके सम निकाल सकते हैं बच्चों। ये हमने यूज किया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे बच्चों। आज हम जानेंगे कि किसी भी एपी का कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी एपी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या क्या होती है। वो कुछ प्रॉपर्टीज को शो करती है। अगर कोई एपी होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज पता लगाएंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आज आप, कॉपी पेन लेकर साथ साथ नोट किया करो। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। किसी एपी के कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी एपी का, पहली प्रॉपर्टी यह है कि अगर किसी भी एपी का आप nth टर्म निकालेंगे तो वो हमेशा ए एन प्लस बी की फॉर्म में होगा, जहां ए और बी दोनों कोई नंबर है। ए और बी क्या है? कोई भी नंबर, एनी नंबर। इसको फील करने की कोशिश करना। अगर कोई भी एपी दी हुई है तो उसकी nth टर्म आप जब भी निकालेंगे तो वो हमेशा ए एन प्लस बी की फॉर्म में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई
टर्म 2n+3 है, जैसे यहाँ a की जगह मैंने 2 रख दिया और देखो b की जगह यहाँ पे 3 रख दिया, तो ये 2n+3 जो बन गई ये किसी सीरीज की nth टर्म बन गई। अब यहाँ पे हमने आपसे पहली प्रॉपर्टी बताई है कि कोई भी जो AP होती है उसकी nth टर्म हमेशा an+b की फॉर्म में होती है। अब देखो ये जो टर्म लिखी है मैंने आपके सामने 2n+3, ये an+b की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये वाली जो सीरीज होगी वो AP होगी। आप एकदम से बिना कुछ कैलकुलेशन किए इसको आप AP कह सकते हैं। लेकिन सर मेरे को यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो कैलकुलेट करके दिखाइए। तो कोई भी बात नहीं है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर आप पहली टर्म निकालेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे, तो 2 × 1 + 3 माने 5 हो गया। फिर n की जगह 2 रख के सेकेंड टर्म निकालेंगे, 2 × 2 + 3 7 हो गया। फिर a3 निकालेंगे, n की जगह 3 रख के थर्ड टर्म निकालेंगे, 2 × 3 + 3 9 हो गया। इस तरीके से आपकी सीरीज बनना शुरू हो जाएगी 5, 7, 9 एंड सो। अगर आप देख रहे हो तो ये एक AP है जिसमें 5 AP की फर्स्ट टर्म है और फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन रही है, एक AP है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, किसी भी AP की nth टर्म हमेशा an+b की फॉर्म में होती है। या आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी सीरीज की nth टर्म an अगर an+b की फॉर्म की है तो वो हमेशा एक AP होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे बच्चों। ठीक, अच्छा इसमें एक बात और आपको ध्यान रखने वाली है कि यहां पर जो ये मान लीजिए मैंने ये कहा कि an+b अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म है तो वो हमेशा AP होगी वो सीक्वेंस। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो n के मल्टीप्लाई में है a, ये हमेशा उसका कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको अलग से उसकी टर्म्स निकालने की या उस AP को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस आप देखते ही बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ साइड में एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई सीरीज दे रखी, उसकी nth टर्म है 5n-3, तो क्या ये AP है, पता लगाओ। तो आप देखते ही कह दो कि ये जो nth टर्म है वो an+b के टाइप की है, जहां a की वैल्यू तो दे रखी है 5 और b की वैल्यू दे रखी है -3। an+b के टाइप के, देखो है कि नहीं। अच्छा तो ये AP है, हाँ कंफर्म है AP है। अब ये AP है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो मैंने बताया, कॉमन डिफरेंस देखने का तरीका है, कॉमन डिफरेंस देखने का तरीका बच्चों, जो n का कोफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस होगा, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है यहाँ से 5। चाहो तो आप कैलकुलेट करके भी इसको देख सकते हो, कॉमन डिफरेंस 5 ही आएगा। तो आई थिंक आपको पहला प्रॉपर्टी एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी, पहली प्रॉपर्टी। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर AP की होती है। मान लीजिए कोई AP लिखी हुई है A1, A2, A3 अप टिल ऐसे करते करते an-2, an-1, n टर्म्स तक AP की n टर्म्स लिखी हुई है। ठीक है, तो अब यहां से इसकी एक और इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है और वो ये होती है कि अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो आएगा A1 + an। अगर आप सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो फिर से उनको ऐड करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आएगी, मतलब A2 + an-1 को ऐड करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आएगी। फिर थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट को ऐड करेंगे, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट को ऐड करेंगे
तो A3 प्लस AN-2 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल आती चली जाएगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के जरिए क्लियर भी करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक एपी लिखी, सबसे सिंपल एपी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कीजिए तो वो आ गया सर 1 प्लस 8। क्या वो इक्वल है सेकंड टर्म और सेकंड टर्म लास्ट टर्म के सम के? तो 2 प्लस 7, तो बिल्कुल 1 प्लस 8 9 हो गया, 2 प्लस 7 भी 9 हो गया। फिर से थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 6 वो भी 9 हो जाता है। इस तरीके से पूरी एपी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी बच्चों। तो आप पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करिए, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करिए, एक आगे बढ़ते जाइए, पीछे से एक पीछे हटते जाइए, तो आप उनको ऐड करते जाएंगे तो आपका आंसर हमेशा सेम आता चला जाएगा। ठीक बच्चों, ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि अगर किसी एपी के रेगुलर इंटरवल से आप एलिमेंट्स को उठाते हैं तो उससे बनने वाली सीक्वेंस भी एपी होती है। मतलब इसको मैं जरा आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक एपी है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10। मान लीजिए मेरे पास 10 टर्म्स हैं किसी एपी के। अभी मैं इसमें से कुछ टर्म्स उठाता हूँ रेगुलर इंटरवल पे पढ़ने वाले। मान लीजिए मैंने पहली टर्म उठाई, फिर दो छोड़कर दूसरी टर्म उठाई, दो छोड़कर तो फोर्थ टर्म उठाई, फिर दो छोड़ी मैंने A5 और A6 A7 उठाई। तो एक रेगुलर इंटरवल में मैं टर्म्स उठा रहा हूँ। देखना जरा, रेगुलर इंटरवल में टर्म्स उठा रहा हूँ। तो जो टर्म उठाई आपने उससे एक नई सीरीज बना दीजिए A1 A4 A7 और A10। तो ये भी एपी ही होगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब जो ऊपर वाली सीरीज थी वो हमारे पास एपी थी, जो सीक्वेंस थी ऊपर वाली वो एपी थी, उसमें से हमने कुछ टर्म्स उठाई लेकिन रेगुलर इंटरवल में। रेगुलर इंटरवल का मतलब जैसे फर्स्ट उठाई, फिर दो टर्म्स छोड़ के फोर्थ उठाई, फिर दो टर्म्स छोड़ के A7 उठाई। इस तरीके से दो दो टर्म छोड़ के उठाएंगे तो उससे बनने वाली जो सीक्वेंस होगी वो भी एपी होगी। ये आपकी एपी की थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आसान बिल्कुल। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए आपने पहली टर्म उठाई, फिर दो को छोड़ा 4 उठाया, फिर दो को छोड़ा 7 उठाया, फिर दो को छोड़ा 10 उठाया। तो नई सीक्वेंस जो बनी 1 4 7 10। चेक करिए ये एपी है या नहीं। तो ये बिल्कुल एपी है। 1 में 3 ऐड करके 4 मिलेगा, 4 में 3 ऐड करके 7 मिलेगा और 7 में 3 ऐड करके 10 मिलेगा। इसका मतलब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये भी एपी है। ऊपर वाली सीक्वेंस एपी थी और नीचे वाली सीक्वेंस भी एपी है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, किसी भी एपी की, कि अगर आप रेगुलर इंटरवल में टर्म उठाते हैं तो उससे भी आपकी हमेशा एक एपी ही बनेगी। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे, इफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर इन एपी। यदि 3 नंबर है हमारे पास ए बी और सी और वो एपी में है तो वो हमेशा एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन 2b इक्वल्स टू बीच वाले नंबर का डबल और ए और सी को आपस में
प्लस करेंगे तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी आएगा। हम ये कह सकते हैं बीच वाले नंबर का डबल कर दें और फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को ऐड कर दें तो आपस में इक्वल आते हैं। तो ये अगर 3 नंबर एपी में होंगे तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो काफी यूज होती है, आपकी यूजफुल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं बच्चों कि ए बी और सी 3 नंबर अगर एपी में है तो हमेशा 2b बराबर a प्लस सी होना चाहिए। अगर 2b बराबर a प्लस सी है तो आप कह सकते हो कि ए बी सी आर इन एपी, तो फिर वो एपी में होंगे ही होंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? उसके लिए समझो जरा इनको, इसका प्रूफ देखते हैं, इस बात का प्रूफ देखते हैं। एक बात बताओ, ए बी सी अगर एपी में है तो इसका मतलब ये हुआ उनके बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस में डी मान लूं तो डी की वैल्यू चाहे आप ए और बी से बी माइनस ए करके निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो प्रीवियस नेक्स्ट टर्म हो गई बी और उससे प्रीवियस हो गई ए, तो बी माइनस ए, ये कॉमन डिफरेंस है। या फिर कॉमन डिफरेंस डी आप सी माइनस बी से भी निकाल सकते हैं, सी माइनस बी। दोनों बात एक ही है। डी जो है वो बी माइनस ए से भी निकाल सकते हो, सी माइनस बी से भी निकाल सकते हो। अब ये जब बी माइनस ए और सी माइनस बी दोनों डी की ही वैल्यू है तो इनको इक्वल रख सकते हैं हम। देखो, ये भी डी की वैल्यू है बी माइनस ए और ये भी वैल्यू डी की है सी माइनस बी, तो दोनों को इक्वल रख लो। तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। अब इस बी को इधर लेके आओ तो बी प्लस बी 2b हो गया और ए उधर लेके चले जाओ तो ए प्लस सी हो गया, ए प्लस सी हो गया। तो यहां से कंडीशन निकल के आती है 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास 3 नंबर एपी में होंगे तो हमेशा 2b बराबर a प्लस सी होगा, मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड बच्चों एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इफ log 2, जिन बच्चों को log में समस्या हो वो log वाले चैप्टर को जरूर पढ़ें। log 2 to the power x minus 1 and log 2 to the power x plus 3 आर इन एपी। देखो, ये 3 टर्म जो है वो एपी में दे रखी है। अच्छा, पहली टर्म को अगर मैं ए कह दूं, दूसरी टर्म को बी कह दूं और तीसरी टर्म को बच्चों सी कह दूं, तो आपको बताना अगर ये एपी में है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि ए बी और सी अगर 3 एपी में होंगे, तीनों नंबर, तो वो एक कंडीशन को फॉलो करेंगे। क्या? बीच वाले नंबर का डबल और बाकी दोनों नंबर का सम आपस में इक्वल होगा। तो यहां से 2b बराबर a प्लस सी होगा। चलिए, 2b, b की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे log b, ये रहा पूरा नंबर, log 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू a ये रहा आपका log 2 और प्लस c, तो ये पूरा c हो गया आपका log 2 की पावर x प्लस 3। चेक करो, क्या हम इसको इस 2 को पावर में ले जा सकते हैं? हमें पता है log अगर m की पावर n है तो पावर सामने आ जाती है और log m रह जाता है। तो ये उल्टा भी पॉसिबल है, पावर ऊपर चली जाएगी वापस। तो ऐसे इसमें ये 2 पावर ऊपर चली जाएगी यहाँ, तो ये बन जाएगा log 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log। अब देखिए, ये 2 नंबर अगर log a इंटू बी है तो वो log a प्लस log b बन जाता है। मतलब अगर a और b के बीच में प्रोडक्ट है तो दोनों log अलग अलग हो जाते हैं और बीच में प्लस आ जाता है।
तो उल्टा भी पॉसिबल है, अगर बीच में प्लस है तो दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो इनके बीच में देखो यहाँ प्लस है, लोग दोनों लोग के बीच में, तो वो आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 2 और 2 की पावर x+3, ये दोनों मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ की अगर हम कंपेयर करें, देखो ये भी log के अंदर की पूरी वैल्यू है और ये भी log के अंदर की पूरी वैल्यू, कंपेयर करके दोनों वैल्यू आपस में इक्वल रख सकते हैं। 2 की पावर x-1 का होल स्क्वायर, कंपेयर करके log हटा सकते हो आप, और इंटू में 2 × 2 की पावर x+3। अगर हम 2 की पावर x को लेट कर लें y, तो यहाँ पे ये बन जाएगा y-1 का होल स्क्वायर और 2 × y+3। और इस 2 की पावर x बराबर y हम लास्ट में बदल देंगे, y की जगह वापस 2 की पावर x रख देंगे। फिलहाल पहले y को सॉल्व कर लो। तो ये बन चुका है y² + 1 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2y+6। इसे इधर लेके आइए, तो ये बच गया y² माइनस 2y इधर आके 4y हो गया, ये 5 इधर आके माइनस का 6 इधर आके -5 हो गया, क्योंकि 1 उसमें से माइनस हो गया तो -5 बचा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके फैक्टर कर दीजिए। तो 5 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 हो, 5 और 1, तो y माइनस का 5 और y प्लस का 1, यहाँ से 2 फैक्टर हो गए। ठीक बच्चों, अब अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू एक तो 5 आ गई और एक -1 आ गई। y की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाती है, एक तो आ जाती है 5 और एक आ जाती है -1। अगर हम y की वैल्यू 5 माने, तो y की जगह वापस रखते हैं 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 हो गया। इसका लेते हैं log, तो ये बन जाएगा आपका log लेके x पावर सामने आ जाएगी ना, तो log, मान लीजिए हमने log ले लिया इसका 2 बेस पर और 2 की पावर x, तो उधर बन जाएगा log 2 बेस 5। ठीक, पावर सामने आ गई, तो x log 2 बेस 2 बराबर log 2 बेस 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी log 2 बेस 2 हो जाएगा 1 बच्चों, तो यहाँ से log 2 बेस 5, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से एक निकल के आ गई आपके पास। दूसरा, y की वैल्यू अगर हम -1 माने, तो 2 की पावर x, y की जगह 2 की पावर x रख दो, वो हो गया -1। तो याद रखना, कभी भी 2 की पावर x है, 4 की पावर x है, कुछ भी हो, इनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स। एक्सपोनेंशियल टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती। तो 2 की पावर x की वैल्यू -1 कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 2 की पावर x कभी भी -1 के इक्वल नहीं होती। तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स कैन नेवर नेगेटिव, इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 2 की पावर x कभी -1 नहीं हो सकता, तो इससे x की वैल्यू कोई नहीं निकल के आएगी। 2 की पावर x कभी -1 हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ से कोई x की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो यहाँ से सिर्फ आंसर एक आया है, और वो आया है हमारा x बराबर log 2 5, यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये समझ लीजिए हमारा log 2 5 पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से जो बेटा छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इनको पकड़ना जरूरी है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक्सपोनेंशियल टर्म कभी भी माइनस नहीं होती, इसका रीजन समझो। नोट करने वाली ये बातें हैं, ये धीरे धीरे आपकी क्लियर होती जाएंगी। आप जेई एडवांस, जेई मेंस के लिए परफेक्ट होते चले जाओगे। क्यों नहीं होता ऐसा, सोचो। 2 की पावर x है, ये कभी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? रख के देख लो भाई, x की जगह 1 रखो, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा। x की जगह 2 रखो, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। अच्छा नहीं सर, मैं तो माइनस रखूंगा, चलो -1 रख लो। 2 की पावर -1, 2 की पावर -1
1/2 आ जाएगा। x की जगह -3 रखूंगा मैं तो 2 की पावर -3 तो 1/8 आ जाएगा। देखो कोई भी नंबर 4 1/2 1/8 कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो नो नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब यहां से एक बात हमें पता चली कि 2 की पावर x या 3 की पावर x या a की पावर x या e की पावर x ये सब पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं, इनमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। हैव पॉजिटिव वैल्यू ओनली, पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलते चले जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों को कि ये सीरीज आप लोगों के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाएगी, स्कूल लेवल से थोड़ा डिफरेंट बनाएगी। सिलेक्शन क्यों नहीं होते स्कूल के साथ में बच्चों के, ये आपको इस सीरीज को करते करते पता चल जाएगा। धीरे धीरे सीरीज आप पूरी करते जाएंगे, पूरा को पूरा पढ़ते चले जाएंगे, तो आपको लेवल में बिल्कुल डिफरेंस नजर आएगा कि आप कंपटीशन के क्वेश्चन लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। सीधी सी बात यह है कि क्वेश्चन हम लगा पा रहे हैं या नहीं लगा। अगर हम ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन 100% लगा पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब आती है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 5 एपी की। देखो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी एपी, मान लीजिए A1 A2 A3 A4, ये कोई एपी है, ठीक है। तो अगर किसी भी एपी में आप कोई नंबर हर टर्म के साथ ऐड कर दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी ये एपी ही रहेगी। फिलहाल ये क्या है, एपी है। अगर आपने मान लीजिए इसमें से एक नंबर को ऐड कर दिया के हर टर्म में, A1 प्लस के A2 प्लस के ऐसे ही A3 प्लस के, हर नंबर में आप ऐड करते चले गए तो याद रखना ये तब भी एपी ही रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं। कोई नंबर कांस्टेंट, बेसिकली कोई कांस्टेंट, के क्या है, एनी नंबर, अगर किसी नंबर को आप इस एपी के साथ ऐड करते हो हर टर्म में तो भी वो एपी ही रहती है, या फिर माइनस करते हो, माइनस भी लगा सकते हो आप इसके साथ, तो भी वो एपी ही रहती है। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी एपी में कोई नंबर ऐड कर दिया जाए हर टर्म के साथ तो भी वो एपी रहती है, या कोई नंबर माइनस कर दिया जाए तो भी वो एपी ही रहती है। प्रॉपर्टी याद रखनी बेटा जरूरी है, क्योंकि जब इनका यूज होगा तो तब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं वहां बोलूं और आपको वो समझ ना आए कि ये कहाँ से आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऐसी ही एक प्रॉपर्टी है A1 A2 A3, मान लीजिए ये कोई एपी है, ठीक है। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी एपी रहेगी। नंबर होना चाहिए सेम और सारी टर्म में मल्टीप्लाई। मान लो के से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, के A1 के A2 के A3, इस तरीके से आपने पूरी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये एपी ही रहेगी बच्चों। या किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, A1 बटे K1 के सॉरी और A2 बटे के, उसी सेम नंबर से आपने डिवाइड कर दिया A3 बटे के, तो भी वो एपी रहती है। लेकिन डिवाइड करते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है कि के की वैल्यू 0 ना हो। वो आप समझ भी रहे हो क्यों ना हो, क्योंकि अगर के 0 हो जाता है तो किस 0 से नंबर से डिवाइड करके अनडिफाइंड हो जाती है टर्म। जैसे अगर 2/0 करें तो इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, ठीक। तो 0 को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर से आप सारे टर्म्स को डिवाइड कर दो तो वो एपी ही रहने वाली है, या मल्टीप्लाई कर दो तो वो एपी ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी हमारी। ये 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास एपी के लिए। देखो प्रॉपर्टी और भी हो सकती हैं, लेकिन सारी प्रॉपर्टी बनती इन्हीं प्रॉपर्टी से। आगे कोई ऐसी प्रॉपर्टी दे भी रखी है आपको अलग से तो वो सब इन्हीं से मिलके बनेंगी, आपको अलग से कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा काम इन्हीं प्रॉपर्टीज को पढ़कर सारा हो जाएगा, ठीक बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अगर हमें कुछ टर्म्स एपी की लेनी है तो वो किस तरह से ले, जिससे कि हमारा क्वेश्चन
आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम इनको कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की जो टर्म्स हैं उनका सिलेक्शन किस तरह से किया जाए। ठीक, मान लीजिए हमें, मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्म्स, मान लीजिए हमें 3 टर्म लेनी है, तो कैसे लें। इधर लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्म्स, इधर लिख देता हूं टर्म्स, और इधर लिख देता हूं उनका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, देखो बच्चों ध्यान से समझना। मान लीजिए हमें एपी की 3 टर्म चाहिए, कहीं पे हमें एपी की 3 टर्म लेट करनी है, तो कैसे करें, क्या लें। A1 A2 A3 लें, जैसे मैं लेके दिखा रहा हूं आपको, A1 A2 A3 लें, या ABC लें। देखो आप चाहे A1 A2 A3 ले लो, चाहे ABC ले लो, दोनों में आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होता है, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस कंडीशन से बचना चाहते हैं, वो ऐसी टर्म लेना चाहते हैं जिसमें ये कंडीशन ऑलरेडी लगी हुई हो, तो उसके लिए आपको टर्म ऐसे ना लेके कुछ ऐसे ले लो। उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, 3 टर्म लेनी है तो लीजिए A माइनस डी, A और A प्लस डी। ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है इनका, डी। अगर 4 टर्म लेनी है तो लीजिए A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। चेक करो तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है, 2D। अगर 5 टर्म लेनी है तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। तो 5 टर्म इस तरह से लेनी है और उनका कॉमन डिफरेंस बनेगा डी। ठीक, 5 टर्म से ज्यादा आने वाली नहीं है। चलो फिर भी अगर 6 टर्म आ जाती हैं सर, तो आपको करना है A माइनस 5D, A माइनस 3D, A माइनस डी, 3D हो गया, A माइनस डी, फिर A प्लस डी, A प्लस 3D और A प्लस 5D। इस तरह से लेंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस बनेगा 2D। तो 6 टर्म से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है आपके पास कि आपको कहीं पे लेने की जरूरत पड़े। तो अगर कहीं पे आपको 3 टर्म कह दे वो कि 3 टर्म एपी में है, तो आप एबीसी मत मानिए, उनको एबीसी मानेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर एबीसी में कंडीशन लगानी पड़ेगी कि एबीसी तीनों एपी में है, तो उसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, कौन सी, 2B बराबर A प्लस सी वाली एबीसी में। लेकिन आप इसमें देखो, इसमें कंडीशन ऑलरेडी लगी हुई है। अगर आप इसमें कंडीशन देखेंगे, जो टर्म आप यहां से लेंगे, जैसे ये देखो पहली 3 टर्म है, ये एपी में है, इन्हें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है या लेट करने की जरूरत नहीं कि ये एपी में है, ये तो एपी में है ही ऑलरेडी। देखो बीच वाले का डबल करके देखो और बाकी दोनों का सम करके देखो, A माइनस डी और A प्लस डी, डी से डी कट गया, 2A बराबर 2A आ गया। देखो है कि नहीं एपी में। तो इनमें ऑलरेडी वो कंडीशन लगी हुई है जो हमको बाद में लगानी पड़ेगी। तो इससे पहले ही अगर वो पहले से ही लगी हुई है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एपी में जो अगर 3 टर्म लेनी हो तो ये लीजिए A माइनस डी, A प्लस डी। 4 लेनी हो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D। इस तरीके से आप ले सकते हैं, ये हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान कर देती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको इस पे, तब आपको इसका आइडिया लगेगा। चलिए बच्चों, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, IIT 2000 में आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, किसी एपी के कॉमन डिफरेंस की फोर्थ पावर with integer entries is added to product of any 4 conjugative term of it, then the resulting sum is। देखो ध्यान से समझो इसने क्या कहा है। इसने कहा है किसी एपी की जो एंट्रीज हैं वो
इंटीजर है, मतलब एपी जो है उसकी जो टर्म्स है वो इंटीजर है। पहला पॉइंट तो ये पता चला कि उसकी जो टर्म्स हैं एपी की इंटीजर है। ठीक है, अब उनको कहा गया है कि उसके कोई भी चार कॉन्जुकेटिव टर्म्स लेनी है, उनका प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्जुकेटिव टर्म्स। तो ठीक है, 4 कॉन्जुकेटिव टर्म्स किसी एपी की उठा लो। तो देखो अभी हमने समझा था अगर 4 उठानी है आपको टर्म्स, तो ये मानिए ना a-3d, a-d, इनका प्रोडक्ट। तो 4 टर्म मैंने मान ली, a-3d, a-d, a+d और a+3d। इनका अगर कॉमन डिफरेंस देखोगे तो कितना है, 2d। 2d क्या है इनका कॉमन डिफरेंस। चलो जी ठीक है, अब यहां से समझते हैं कि इन चारों टर्म्स का प्रोडक्ट, तो a-3d इंटू में a-d इंटू में a+d और इंटू में a+3d, चारों टर्म्स का प्रोडक्ट अगर हम फोर्थ पावर के साथ ऐड कर दें, फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, देखो फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस मैंने लाइन खींच दी है, फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना था, 2d। इन चारों का कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा था, 2d, उसकी फोर्थ पावर के साथ ऐड कर दें तो ये जो रिजल्टिंग सम आएगा, मतलब इन सबको ऐड करके आएगा, तो वो क्या आएगा, चलो चेक करते हैं। इसकी फोर्थ पावर हो जाती है 2 की पावर 4, 16d की पावर 4 प्लस a-3d और a+3d मिलके बन जाएंगे a² माइनस 9d²। ऐसे ही a-d a+d मिलके बन जाएंगे a² माइनस d²। सॉल्व करते हैं, 16d की पावर 4 प्लस पहली टर्म a² की a² में मल्टीप्लाई a की पावर 4, a² की d² में, तो प्लस a², सॉरी माइनस में आएगा ये, माइनस में आएगा ये, तो माइनस का a² d² और फिर माइनस का 9a² d², फिर माइनस माइनस प्लस 9d की पावर 4। चेक करो ये कितना बन गया, तो ये a की पावर 4 माइनस का 10a² d² और माइनस का 25 बन गया। ये देखो प्लस का 16d की पावर 4 और 9d की पावर 4, तो प्लस का 25d की पावर 4, ये बन गया आपका। तो ये अगर आप इसको ध्यान से समझ रहे हो तो ये बनता है a माइनस का 5a² माइनस 5d² का होल स्क्वायर। चेक करो ये बन रहा है a² माइनस 5d² का होल स्क्वायर। अब देखो ये अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले कहा गया था कि इंटीजर एंट्रीज, मतलब इंटीजर एंट्री का मतलब ये है कि इसकी जितनी भी टर्म है वो सारी इंटीजर है। तो ए भी इंटीजर होगा एंड डी भी इंटीजर हो गया। ए क्या हो गया, इंटीजर, और डी भी इंटीजर हो गया, क्योंकि इंटीजर एंट्रीज हैं तो ये इंटीजर है। ठीक है, तो अगर ये इंटीजर है तो a² माइनस 5d², ये भी तो एक इंटीजर हुआ ना, ये पूरी टर्म एक इंटीजर हुई। अब इंटीजर का स्क्वायर हो रखा है, ऑप्शन चेक करो, एन इवन इंटीजर, एन ऑड इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो यही आंसर हो गया बस, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर। तो सी हमारा आंसर है बच्चों, सी। ठीक है, तो ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर का तो पता नहीं लगा पा रहे हम कि कैसा इंटीजर है, लेकिन ये पता चल रहा है कि ये जो रिजल्ट में आंसर आएगा वो इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है, किसी चीज का स्क्वायर आ रहा है, और वो कोई चीज क्या है, इंटीजर है। तो याद रखो आईआईटी के सवाल में बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं, हर चीज का वहां मतलब है, वहां ऐसे फालतू में आपको कोई चीज कभी नहीं देगा, वो हर चीज का उसमें मतलब है। इंटीजर दे रखा है तो उसका कहीं यूज होगा, वो इसीलिए दे रखा है। ये आईआईटी की खास बात है, और खास तौर से एडवांस की। मेंस बहुत आसान सा टेस्ट है, उसमें इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन एडवांस एक अच्छा टेस्ट है, उसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ये सारी चीजें। चलिए सम से रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन है आपके पास
सेवेंथ टर्म, मैं लिख लेता हूं पहले इसको, ऑफ एन एपी is 40, then the sum of first 13 terms, तो 13 टर्म्स का सम बताना है बच्चों। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल इजी सा सवाल है, ध्यान से समझना। सेवेंथ टर्म क्या बनेगी, तो ए एन का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मेरे को सेवन्थ टर्म निकालनी है तो मुझे एन की जगह 7 रखना पड़ेगा, ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। ये आ गया सॉल्व करके ए प्लस 6d। याद रखा करो अगर यहाँ 7 है तो यहाँ हमेशा एक कम होता है डी के साथ, ठीक है। तो 7 है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 होगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ 9 होगा, एक कम होता है। ये आप भी देख ही रहे हो कि यहाँ पे ये n माइनस वन हो जाता है, एक कम। तो 7 टर्म हो गई a प्लस 6d, वो कितनी दे रखी है 40, तो a प्लस 6d की वैल्यू कितनी दे दी 40। चलो जी, ये आ गई इसकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन्होंने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, पहली 13 टर्म्स का सम निकालना है। सम का फॉर्मूला याद कीजिए, तो s इज इक्वल टू होता था Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। चेक कीजिए, n की जगह रखना पड़ेगा हमको 13/2, फिर आएगा 2a प्लस 13 माइनस वन इंटू में d। 13/2, ये बचता है अंदर 2a प्लस 13 माइनस वन 12d। 2 अंदर से कॉमन लेके काट दीजिए, तो 13/2, 2 अंदर से कॉमन आ गया, अंदर बचा a प्लस 6d, और 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 13 इंटू में a प्लस 6d। अगर आप a प्लस 6d की वैल्यू देखना चाहते हो तो फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू है 40, तो 13 इंटू 40 520, इसका सम आ गया। यही हमारा बच्चों आंसर है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनमें छोटे छोटे लॉजिक्स होंगे उनको आप इजीली समझ पाएंगे। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए एपी के, एपी का कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए, ठीक, और एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला और nth टर्म का फॉर्मूला, ये आपको याद होने जरूरी है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी होते हैं, उनमें से पहला रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ अभी। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखने हैं आपको, उसमें है पहला रिजल्ट, रिजल्ट वन ये है आपका कि कोई भी एपी हो, मान लीजिए उसका जब आप सम करोगे तो वो हमेशा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का आएगा। ये जहां ए और बी क्या है, एनी नंबर्स, ठीक है। तो आप सम देख के भी कह सकते हैं कि ये एपी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी सीक्वेंस का सम 2n स्क्वायर प्लस 4n है, तो आप एकदम से कह दो, क्योंकि देखो ये 2n स्क्वायर प्लस 4n ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का ही तो है। देखो ये ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का है, तो आप देखते ही कह सकते हो कि ये जो सम है ना ये किसी एपी का है। तो मतलब ये जो सम है ये किसी एपी का है, आप एकदम से बता दोगे। तो याद रखा करो ऐसी ऐसी छोटे छोटे लॉजिक, कि अगर किसी का सम दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 4n, तो वो किस टाइप का हुआ, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के टाइप का हुआ, तो ऐसा सम केवल एपी का होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको बनाएंगे भी तो ये एपी बनेगी। जैसे देखो, रख के देखो, ये एस एन आ गया किसी उसका, अगर मैं S1 निकालूं मतलब पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म का सम तो खुद पहली टर्म आ जाएगी, रखो इसमें 1, तो ये आ जाएगा सर 2 इंटू में 1 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू में 1, तो ये आ गया 6। फिर ऐसे ही S2 निकालो, 2 टर्म का सम, ये S1 तो आ गया पहली टर्म, अच्छा ये निकालो, 2 रखो इस बार, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2, तो ये आ गया 8 प्लस 8 16, तो ये आ गया 2 टर्म का सम आ गया। S2 का मतलब हुआ 2 टर्म का सम, A1 प्लस A2। याद रखना
S1 का मतलब है पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म हो गई। S2 का मतलब है दो टर्म का सम, तो A1 प्लस A2। ऐसे ही S3 निकालोगे, ऐसे ही S3 निकालोगे बच्चों, तो वो रखोगे उसके लिए 3, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, ये 30 आ गया। तो ये आ गया तीन टर्म का सम आ गया, तीन टर्म का A1 प्लस A2 प्लस A3। इस तरीके से आप अलग अलग टर्म के सम निकाल सकते हैं। अब जब इसकी पहली टर्म A1 आ गई 6 और A1 प्लस A2 की वैल्यू आ गई 10 16, तो A2 कितना आ जाएगा? A1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो 6, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 10। इस तरीके से दूसरी टर्म बन गई। ठीक है, तो ये बस AP पता चल गई आपको, 6, 10, फिर 4 के डिफरेंस पे करते चले जाओ। देखो 6 में 4 ऐड किया 10 में 4 ऐड करो 14 में ऐड करो 18 में ऐड करके ये AP पता चल जाए। अब आप इसको देखते जाओ, देखो पहली टर्म का सम 6 है, दूसरी टर्म का सम इन दोनों को ऐड कर लो 16, तीन टर्म का सम, तो तीनों को ऐड कर लो। देखो 14 प्लस 6 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 30। देखो 30 आ रहा है। इस तरीके से ये AP पता चल जाएगा। अब इसमें एक लॉजिक और है, ये तो आपने पहचान कर ही ली कि हमेशा जब भी किसी सीक्वेंस का सम, किसी सीरीज का सम आपका AN² प्लस BN टाइप का आएगा तो वो AP होगी। मैं आपको एक लॉजिक और बता देता हूं, उस AP का आप डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस देख के बता सकते हो, और वो कितना होगा? वो होगा 2A। जितना n² का कोफिशिएंट है, n² के साथ में मल्टीप्लाई में A है, उसका डबल, तो उसका डबल देखो 2A। तो आप देखो ये सीक्वेंस जो हमने अभी निकाली थी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा? 6 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा? 4। तो देखो, और यहाँ पे n² का मल्टीप्लाई में कौन है? 2A, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। तो एकदम सही रिजल्ट आ रहा है हमारा। आप इस रिजल्ट को चेक भी कर सकते हो। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कोई भी AP हो, उस AP का जो सम होगा वो हमेशा AN² प्लस BN टाइप का होगा। उल्टा भी याद रखो कि अगर किसी सीक्वेंस का n टर्म्स का सम AN² प्लस BN टाइप का है तो वो सीक्वेंस हमेशा AP होती है। ये आपको रिजल्ट याद रखना है बच्चों। चलिए एक रिजल्ट और याद कर लेते हैं, रिजल्ट नंबर 2। तो ये रिजल्ट आपको कहता है बच्चों कि अगर हमें कभी किसी AP का, मान लीजिए दो AP है हमारे पास, एक है A1 A2 A3 करके, पहली AP है, AP1 कह सकते हैं हम इसको। ऐसे ही A1 डैश A2 डैश A3 डैश करके दूसरी AP है, उसको हम AP2 कह सकते हैं। तो ये जो दो AP हैं, पहली AP का n टर्म्स का सम SN है और दूसरी AP का n टर्म्स का सम SN डैश है। अगर इनका रेशो हमें पता है, मान लीजिए हमें पता है SN और बटे में SN डैश, और मान लीजिए वो है n+3 अपॉन में 2n+1, ऐसा कुछ है। मैं ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे ले, मान लीजिए दो AP हैं, उनके n टर्म्स का सम, उसका रेशो हमें पता है, ये गिवन है। तो क्या आप उनकी nth टर्म का रेशो निकाल सकते हैं? तो हमें यहां पे nth टर्म का रेशो निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट AN अपॉन AN डैश, दोनों AP की nth टर्म का रेशो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, इसको आप शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं कि एक शॉर्टकट की तरह काम करता है। आप क्या कीजिए, जो SN अपॉन SN डैश वाला रेशो दे रखा है, उसमें n की जगह रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस n
बाई 2n-1। अगर आप n की जगह रिप्लेस कर देंगे 2n-1, तो वो जो रेशो मिलेगा आपको आएगा वो हमेशा an और a डैश n का होगा। अब जैसे यहाँ पे ये सवाल दिया था, इसमें Sn और S डैश n का रेशो आपको दे रखा था, तो और पूछा किसका है, मान लीजिए an और a डैश n का रेशो पूछा है, तो इसे सीधा सीधा निकालने का तरीका है कि जो इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन के अंदर n की जगह क्या पुट कर दीजिए, 2n-1 पुट कर दीजिए। तो देखो ये क्या था फॉर्मूला, Sn बटे S डैश n था, कितना, n+3 बटे में 2n+1। आपको क्या करना है, अगर हम इसमें n की जगह 2n-1 रख देंगे तो ये an अपॉन में a n डैश का फॉर्मूला बन जाएगा, उसका रेशो बन जाएगा। तो n की जगह देखो, यहाँ पे n की जगह पुट करने जा रहा हूँ 2n-1 प्लस 3। ऐसे ही नीचे n की जगह भी देखो पुट करने जा रहा हूँ 2 इंटू में 2n-1 प्लस 1। ऊपर चेक कीजिए 2n-1 प्लस 3 और बटे में इस 2 के नीचे मल्टीप्लाई 4n-2 प्लस 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो an और a n डैश की वैल्यू आ जाएगी 2n+2, ऊपर देखो यही बचता है, और नीचे 4n-1। तो इस तरीके से आप आसानी से Sn और Sn डैश का जो रेशो है उसको बदल सकते हैं an और an डैश के रेशो। मतलब दो हमको AP दी गई थी, उनके n टर्म्स का सम, उनके n टर्म्स के सम का रेशो दे रखा था, उसको हमने उनकी nth टर्म के रेशो में बदल दिया। ठीक है, आसानी से आप इसका पता लगा सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हूं। क्वेश्चन नंबर, ये दिल्ली में आया हुआ है, सी दिल्ली में। क्वेश्चन ये दिया था इन्होंने, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर, उनका रेशो दे रखा है, रेशो बिटवीन, तो Sn और Sn डैश का जो रेशो दे रखा है वो है 3n+8 अपॉन में 7n+15, ये दे रखा है। और आपसे पूछा फाइंड रेशो बिटवीन 12th टर्म, फाइंड रेशो बिटवीन 12th टर्म्स, मतलब दोनों एपी की जो 12th टर्म है उनका रेशो बताइए। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम इसका nth टर्म का रेशो बना लेते हैं। तो an बटे an का डैश, हमें पता है कि अगर Sn का रेशो दे रखा है, सम का रेशो दे रखा है, तो उनकी टर्म्स का रेशो बनाने के लिए आपको n की जगह पुट करना पड़ेगा 2n-1। तो 3 बाहर रखो, n की जगह पुट करो 2n-1 प्लस 8, और बटे में ऐसे ही 7 इंटू 2n-1 प्लस 15। इसकी मल्टीप्लाई करो, ये 6n-3 प्लस 8 बटे में नीचे आ गया 14n-7 प्लस 15। ऊपर चेक करो तो ये आ चुका है 6n+5, और नीचे चेक करो तो ये आ गया 14n प्लस में 8। चेक करो यही आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने an मतलब nth टर्म्स का रेशो निकाल लिया। अब हमें चाहिए 12th टर्म का रेशो, तो इसमें पुट कर दो n की जगह 12, तो ये आ जाएगा a12 बटे में a-12, मतलब पहली सीरीज का 12th टर्म और दूसरी सीरीज का 12th टर्म का रेशो। तो n की जगह 12 रख दिया, तो 6 इंटू 12, देखो यहाँ रख दो, इसमें n की जगह 12, n की जगह 12 रख दिया, तो 6 इंटू 12 प्लस 5 अपॉन में 14 इंटू 12 प्लस 8। ये सॉल्व करके आ गया 77 बटे 176 या 7 अपॉन में 16। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो।
अच्छा, इसी रिजल्ट को आपको बच्चों उल्टा भी याद कर लेना है, नोट करके लिखना है। चलो ये तो था कि सर अगर हमें एस एन अपॉन एस एन डैश का रेशो पता है, ये तो गिवन है, ठीक है, और हमें ए एन अपॉन ए एन डैश का रेशो निकालना है, तो हम क्या करते थे, एन की जगह 2n-1 पुट करते थे, पुट एन की जगह 2n-1। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि ए एन और ए एन डैश का रेशो तो हमें गिवन है, ये तो पता है, और एस एन और एस एन डैश का रेशो हमें पता करना है, तो क्या करेंगे, तो उल्टा पुट कर दो ना इसको बस। फिर आप एन की जगह पुट करो n+1/2, याद रखना ये, इसको उल्टा पुट करो n+1/2। ये दो रिजल्ट हैं, दो शॉर्टकट कह सकते हो आप इनको, इनको याद रखो। अगर आपको दो अलग अलग एपी के सम का रेशो दे रखा है और टर्म का रेशो पूछा है, एन एन टर्म्स के सम का रेशो दे रखा है और nth टर्म्स का रेशो पूछा है, तो एन की जगह आपको रिप्लेस करना है किससे, 2n-1 से। और उल्टा, अगर टर्म्स का रेशो दे रखा है और सम का पूछ लिया, तो उल्टा कर दो, एन की जगह n+1/2 पुट कर दो। ठीक है, ये दोनों काम आपको याद रखने हैं, मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं, ये पूरा आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। ठीक, दोनों शॉर्टकट आपको याद होने चाहिए, शॉर्टकट एक ही है, बस उसको उल्टा करके रिवर्स करके लगाना है। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों, आज का लेक्चर खत्म करने से पहले एक जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर जेई मेन में कहा, ये तो एआई ट्रिपल ई में आ रहा है, तो एआई ट्रिपल ई को मतलब अब जेई मेन कहने लगे हैं, पहले एआई ट्रिपल ई ही बोलते थे। चलो क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो किस तरीके का क्वेश्चन है, तो देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। चलिए, सवाल ये है कि A1 A2 A3 बी द टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, ये एपी में है। ओके, इफ ये दिया है A1+A2 प्लस अप टिल AP तक, मतलब P टर्म्स तक इसका सम कर दिया, और फिर उसके बाद नीचे भी A1+A2 प्लस प्लस करके AQ तक, मतलब Q टर्म्स का सम कर दिया, और उसको P²/Q² के इक्वल दे रखा है, जहां ये भी दिया है कि P और Q आपस में इक्वल नहीं है। ओके, हर टर्म का कुछ मतलब होता है, वो क्यों आई है इसको समझना है आपको। A6/A21 की वैल्यू बतानी है, मतलब इनका रेशो बताना है, A6/A21 का रेशो बताना। चलो ठीक है, पहले जो दिया है उससे क्या निकल के आया, ऊपर है A1+A2 प्लस AP तक, मतलब P टर्म्स तक का सम। अब P टर्म्स का सम जो होगा, N टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता था n/2, तो यहाँ पे P टर्म्स का सम हो जाएगा P/2, ऊपर बन गया 2A, A क्या है, A1 पहली टर्म 2A प्लस P-1 और इनटू में D। चलो ठीक है, ऐसे ही ठीक नीचे भी बनेगा, इस बार Q टर्म्स का सम, तो Q टर्म्स का सम हो जाएगा Q/2, फिर से 2A, A हो गया वही A1, और Q-1 इंटू D, और इक्वल्स टू P² में Q²। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर वाले P से एक P की पावर इधर कैंसिल, Q से Q कैंसिल, इधर आ चुका है 2A1 प्लस P-1 इंटू में D, और बटे में 2A1 प्लस Q-1 इंटू में D, और इक्वल्स टू में P/Q। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। अब एक काम कर लेते हैं, हमें जो कैलकुलेशन करनी है A6
और बटे में A21 हमें निकालना है, ठीक। और ये हमारे पास है, तो यहां से सोच समझ के आपको ये चीजें निकालनी है, इसी से सोच समझ के आपको निकालना है। लॉजिक पहले जेई मेन में क्वेश्चन आते थे, लॉजिक होता था उनमें कुछ, ठीक। तो मुझे ये ऊपर A6 बनाना है, यहाँ पे A6 बनाना है, तो क्या करना चाहिए मेरे को? A6 की वैल्यू सोचो क्या होती है। A6 होता है सर, मतलब इसकी 6th टर्म, तो 6 टर्म हो जाएगी A+5D। बिल्कुल, पहले टर्म क्या है A1, तो A1+5D। और ऐसे ही A21 बनाएंगे तो वो बनेगी A1+20D, कम, एक कम, जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आएगा D के साथ, यहाँ 21 है तो D के साथ यहाँ पे 20 आएगा, एक कम। तो देखो ऊपर नीचे, ऊपर बनाना है मेरे को A1+5D और नीचे बनाना है A1+20D, तो क्या रखना चाहिए P की जगह? अब लेकिन A1 के साथ यहाँ पे 2 भी है, तो जिससे 2 भी कट जाए कॉमन आके, तो एक काम करो पहले 2 काट लो कॉमन लेके, तो यहां से आपको और थोड़ा आसान हो जाएगा। ऊपर से कॉमन ले लो 2, तो अंदर बचा A1 प्लस P1 - 1, P-1 सॉरी, ये P-1 है, P-1 अपॉन में 2 और इनटू में D, बटे में नीचे से भी 2 कॉमन ले लो, A1 प्लस Q-1 अपॉन 2 इनटू में D बराबर P बटे Q। 2 से 2 कट गया, चेक करो ठीक है कि नहीं। अब मेरे को ऊपर देखो A6 बनाना है, तो ऊपर इसकी जगह देखो P-1 अपॉन 2 की जगह क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए सर। और Q-1 अपॉन 2 की जगह क्या आना चाहिए? इसकी जगह सर 20 आना चाहिए। तो देखो अगर P-1 अपॉन 2 की जगह 5 आया, तो P-1 हो गया 10 और P की वैल्यू आ गई 11, तो P की वैल्यू 11। ऐसे ही नीचे देखो Q-1 अपॉन 2 की जगह 20, तो Q-1 की वैल्यू 40 और Q की वैल्यू 41, ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ऊपर 5 रखते ही ये ऊपर बन चुका है A1+5D और बटे में बन चुका है A1+20D और इक्वल्स टू P बटे Q। चेक करो, यहां तक बन चुका है। अब सोचो P-1 अपॉन 2 की जगह आपने 5 रखा, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 11, तो P की जगह यहाँ 11 रख दो और अपॉन में Q की जगह यहाँ पे 41 रख दो बच्चों। तो 11/41 आंसर आ गया आपका, क्योंकि A1+5D ऊपर तो बन चुका है A6 और नीचे A1+20D, तो A21 नीचे बन चुका है A21। इनका जो रेशो है यही हमसे पूछा था, A6 अपॉन A21, और इसकी वैल्यू हमारी आई है 11/41। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो पहले एक लॉजिकल क्वेश्चन आते थे, यहाँ लॉजिक क्या था? लॉजिक था कि हमें कुछ ऐसा रखना था कि जिससे ऊपर तो A6 बन जाए P की जगह, ऐसा कुछ रखना था कि जिससे ऊपर A6 बन जाए और नीचे Q की जगह ऐसा कुछ रखना था कि नीचे A21 बन जाए। तो इस तरीके के लॉजिक वाले क्वेश्चंस आप करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, आपकी एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और आप जेई मेन और एडवांस को बस फोड़ दोगे। टेंशन मत लो, चलते जाओ बस, ठीक है। चलो बच्चों, अब आगे बाकी कल करते हैं, इसको यहीं पे एंड करते हैं आज का। ओके।